अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इक़्तिदार की तकोन में दो पल्ले जो आजकल हैं वो बहुत भारी हैं। एक है इस्टेब्लिशमेंट का या फ़ौज का और दूसरा है जुडिशरी का। पिछले 8-10 साल में पाकिस्तान में जितनी सियासी तोड़ फोड़ हुई है उसमें आम तौर पर इस्टेब्लिशमेंट भी और जुडिशरी भी दोनों एक ही तरफ थे। तकड़ी के एक तरफ ये दो थे, दूसरी तरफ सियासतदान थे, तो ये पलड़ा बहुत ही भारी था। वो सियासतदान जो थे उल्टा के उनको पलटना आसान हो गया था। लेकिन अब ये दोनों जुडिशरी, जनरल्स और जजेस बहुत सारे मामलात में हमें बटे हुए या आमने सामने खड़े हुए नज़र आते हैं। पाकिस्तान का मफाद तो कभी इसमें रहा ही नहीं कि कोई दो आपस में मिल के तीसरे को गिराने की कोशिश करें। जब सियासतदानों को उल्टा के फेंकते हैं, किसी वज़ीर-ए-आज़म को, कभी किसी को क्रिएट कर देते हैं। इमरान खान की ताज़ा तरीन मिसाल है, या IJI में नवाज़ शरीफ की मिसाल है, या इसी तरीके से उसको उल्टा के फेंक दें। 3 दफ़ा नवाज़ को फेंका, 1 दफ़ा भी इमरान को फेंका। हर सूरत में पाकिस्तान में मसाइल पैदा होते हैं, अफरा तफरी पैदा होती है और पाकिस्तान पीछे चला जाता है। आज से 30-35 साल पहले जो पाकिस्तान की इकॉनमी का आज हाल हमारा है, ये भारत का हुआ करता था। अपना गोल्ड एयर लिफ्ट करके न्यूयॉर्क लेकर गए थे। हमारे 93 पैसे में उनका 1 रुपया आ जाता था, इतनी बुरी हालत में उनकी इकॉनमी थी। मनमोहन सिंह ने रिफॉर्म्स का एक प्रोसेस शुरू किया। आज वो सुपर पावर बनने की दुनिया की तैयारी कर रहे हैं और हमारा सूरत हाल ये है कि हम जान के लाले पड़े हुए हैं कि सर्वाइव कैसे करेंगे। IMF जो कहता है हम आगे, सख्त लफ्ज़ है लेकिन बंदर की तरह नाचते हैं हम। वो कहता है पॉलिसी रेट 22 पे रखना, हम कहते हैं 22 पे रखेंगे। वो कहता है एक्सचेंज रेट को और नीचे जाने दो, हम कहते हैं और नीचे जाने देंगे। कोई इंडिपेंडेंट कंट्री ऐसे चल नहीं सकता। और उसके अंदर ये अफरा तफरी जो हमारे इस इक़्तिदार की तकोन ने पैदा की है, इसका बहुत ज़्यादा किया धरा। अगर ये अपना काम सही तरीके से करते तो कभी ये दिन हमें ना देखना पड़ता। आज भी जो हमारे सामने मामलात हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को उन्होंने कन्विक्टेड है एक केस के अंदर अपना नैब तरमीम के हवाले से आर्गूमेंट करने की इजाज़त दी। तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ इस बात पे अफरा तफरी थी कि इमरान की शक्ल TV पे आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि हम जिस वज़ीर-ए-आज़म को नवाज़ शरीफ को किया था तो PTI की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था कि नवाज़ शरीफ का ना नाम ना तस्वीर आएगी नहीं। तो आजकल उसको बानी चेयरमैन करके ख़बरें चलती हैं, फ़ोटो उसकी दिखाने की इजाज़त नहीं। फिर एक तस्वीर लीक हो गई इमरान खान की, तो सुबह से उसके ऊपर बहस है कि इमरान की तस्वीर कैसे लीक हो गई। तो इससे बड़ा कोई उसामा बिन लादेन शायद पाकिस्तान में था नहीं, इसलिए उसकी तस्वीर लीक होने के ऊपर तवज्जो होनी चाहिए। ये वो काम है जो ख़ुद इमरान नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कर चुका है, आजकल खुद भुगत रहा है, लेकिन हम सीखेंगे कभी नहीं। दूसरा, जजेस और जनरल्स की तरफ आ जाएँ तो इस्टेब्लिशमेंट जब गुस्सा खाती है तो उसके पास कई तरीके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो निकाल सकते हैं। उनके पास एक्सेस है रिकॉर्ड्स की, वो भी हाथ सकती हैं चीज़ें। बहुत सारे सियासतदानों ने ऊपर नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जुडिशरी को ललकारना शुरू किया, जिसके पीछे एक पुश नज़र आती थी कि इस्टेब्लिशमेंट की पुश मौजूद है। नवाज़ शरीफ के दौर में ऐसा हुआ कि उसके बहुत करीबी लोगों ने, तलाल चौधरी ने, दानियाल ने, निहाल हाशमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुप्रीम कोर्ट ने उनको सो मोटो नोटिस लेते हुए कंटेम्प्ट के ज़ुम्रे में सज़ाएँ दे दी। आमतौर पर किसी पॉलिटिकल वर्कर को इस तरह का सख्त इक़दाम से या किसी जर्नलिस्ट को इस सख्त इक़दाम से सज़ा देना, मैं उसकी सताइश नहीं करता, ये गलत तरीका कार है। आप रूट कॉज को एड्रेस करें, लेकिन उस बेचारे पॉलिटिकल वर्कर का पूरा कैरियर आप तबाह करते हैं। लेकिन अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं उसके ऊपर काजी फायज़ ईसा ने एक सो मोटो ले लिया और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में फैसल वाडा साहब कल सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होंगे। इसी तरह का केस शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक, उसमें कुछ जर्नलिस्टों की भी पेशी लगी हुई है। तो कुछ मैं आपको स्टेटमेंट सुनाता हूँ जो कुछ जर्नलिस्टों ने दिए, वो कुछ सियासतदानों ने दिए, फिर आगे चल के आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी हवाला सुनाऊंगा कि वो इससे ज़्यादा बुरी सूरत हाल में। दिखाइएगा। सिचुएशन चल रही है जिसके तहत बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे। सियासतदान को आप दूसरी सिटीजनशिप ना रखने पे अलाउ नहीं करते कि आप सियासत करें, तो फिर जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे? पगड़ियां उछाली मेरी। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा कि पगड़ियों का फुटबॉल बनाए। जो आदमी प्रेशर नहीं ले सकता वो इंसाफ की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? फैसले आईन और कानून के मुताबिक होने चाहिए, न कि मिजाज के मुताबिक। ये क्या कि मूड बदला, हवा बदली और फैसले बदल गए। जिस तरह से इदारे हमलावर हुए एक दूसरे के ऊपर, अब तो बिल्कुल डायरेक्ट हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फौज को वीक करने की कोशिश हो रही है। और ये काम कर कौन रहा है? जिनका अपना रिकॉर्ड बड़ा ड्यूबियस हो गया है। सियासतदान जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शहरियत रख सकता है। ये अजीब ही बात है भाई। ऐसा बहरान पैदा किया जा रहा है जैसे कि इस मुल्क में कहीं पे इदारों की मुदाखलत है। मासूमाना सवाल है मोअज़्ज़ज़ अदलिया से। कई ऐसे सीनियर पॉलिटिशियन हैं जिनको ड्यूल नेशनलिटी पे डिस्क्वालीफाई किया गया। तो क्या ये सिर्फ सियासतदानों के लिए? सबके लिए फिर एक कानून होना चाहिए। सर, ये तो एक हिस्सा है बयानात का जो मैंने आपको सुनवाया, लेकिन मामला को और ज़रा खुला करके देखें तो हाई कोर्ट तकरीबन सारी ख़त चुकी हैं, लेकिन इसकी इब्तदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त से हुई थी।
तो वो जजेस भी ज़ेर ताब हैं। बाबर सत्तार साहब जो हैं उनके पास ग्रीन कार्ड मौजूद है और उनके ग्रीन कार्ड को निशाना बना के उनकी पूरी फैमिली के रिकॉर्ड्स और तफसीलात जो हैं वो मंजर आम पर लाई गई हैं। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक किसी भी जज के ऊपर ये पाबंदी नहीं है कि वो ड्यूल नेशनल है या ग्रीन कार्ड होल्डर है या नहीं है। वैसे असूलन पार्लियामेंट को इसके ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए, उनके पास हक है, लेकिन अभी तक पाबंदी है नहीं। इसलिए उसको बाबर सत्तार को निशाना बनाना तो एक वो विच हंट की ड्राइव नज़र आती है, क्योंकि निशाना इसलिए बनाया जा रहा है कि वो ख़त लिखने वालों में वो भी शामिल है। तो आजकल जज जो हैं वो भी एक स्टैंड ले रहे हैं बहुत सारे केसेस में। PTI या इमरान खान के केसेस में भी उन्होंने स्टैंड लिया। अभी एक साहब हैं जो शायर हैं अहमद फरहाद, उनके केस में मोहसिन अख्तर कैनी साहब वो मिसिंग है, इस वक्त उनको उठा लिया गया। उनकी एक नज़म भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और वो नज़म का उन्वान भी उनका यही है कि उठा लिए जाओगे। तो वो अहमद फरहाद बेचारा उस नज़म के ऊपर शायद खुद ही उठा लिया गया, किसी को गुस्सा आ गया उसके ऊपर। तो मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि वही लोग मिसिंग हैं जो ज़्यादा बात करते हैं। ये बड़ा वज़नी जुमला है, वही लोग मिसिंग हैं जो ज़्यादा बात करते हैं, इनमें सहाफ़ी भी शामिल हैं। तो एक इनके इस बात से एक नज़म है बड़ी खूबसूरत, किसी ज़माने में जालिब साहब इस तरह की बातें कहा करते थे। तो मोहसिन अख्तर कैनी साहब के इस जुमले से मोहसिन अख्तर कैनी साहब को अल्लाह ताला तौफीक दे कि ऐसे जुमले हर केस में कहें जहाँ इंसाफ की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि बोलते जो चंद हैं सब ये शर पसंद है, इनकी खींच ले ज़ुबान, इनका घूंट दे गला, मैंने इससे ये कहा जिनको था ज़ुबान पे नाज, चुप हैं वो ज़ुबान दराज। ये काफ़ी लंबी है लेकिन पूरा सही इसके अंदर जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसकी रिफ्लेक्शन मिलती है। जो सच बोलने की कोशिश करेगा उसकी खींच ले ज़ुबान, वही शर पसंद है। तो हमें इस सोच से आगे निकलना पड़ेगा। ये जो सच बोलने वाले शर पसंद है ये पाकिस्तान की मजबूती का सबब है, पाकिस्तान को कमज़ोर करने का सबब नहीं है। जो आज शुरा हैं प्रोग्राम में हमारे साथ फतियाना साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कमरज़मान कायरा साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और खुरम दस्तगीर साहब हैं हमारे पास PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। फतियाना साहब, जजेस और जनरल्स और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ऊपर नीचे ढेर सारी हुई, नतीजा क्या निकलेगा? टकराव? देखिए, इसका फ़ैसला तो मुस्तक़बिल करेगा कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। तो हम तो समझते हैं कि मुल्क और कौम के मफाद में बेहतर होना चाहिए और उसके बाद ये है कि आइन की बालादस्ती पर कोई दूसरी बात कोई भी नहीं करता, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है आवाम और रियासत के दरमियान वो आइन ही है। और आइन एक बड़ा मुस्तनद आइन है जिसमें आइन के आर्टिकल 8 से 28 तक इंसानी हकूक़ का अहाता किया गया है और उनके तहत अगर कोई मामला गड़बड़ होते हैं तो उसको कस्टोडियन कौन है आइन की हिफाजत का, वो जुडिशरी है और उसी ने तय करना है कि अवाम को इंसाफ कैसे देना है और आइन पर अमल कैसे करवाना है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी वक्त साबित करेगा कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, लेकिन अवाम तो यही चाहती है कि अदल इंसाफ हो लोगों को और मुल्क की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ हो और जमहूरियत और इंसानी हकूक़ हो। तो ये मेरा ख्याल इसमें कोई मज़ायका नहीं है कि पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ाना है तो फिर हमें आगे की तरफ देखना होगा और नई सिमत की तरफ जाना होगा जो कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए ज़रूरी है। वो है अदल और इंसाफ, इंसानी हकूक़, जमहूरियत और आइन की बालादस्ती। जो नई सिमत का जिक्र कर रहे हैं फतियाना साहब, कायरा साहब, वो तो एक ही होनी चाहिए, सच बोलें, हम इंसाफ करें, जिसका जो किरदार है वो अदा करे, इस्टेब्लिशमेंट अपना काम करे, जुडिशरी अपना काम करे, बजाय वो एग्जेक्टिव की डोमेन में घुस जाएँ कि रेकोडेक देनी है कि नहीं, स्टील मिल के साथ क्या करना है। तो इसी तरीके से पार्लिमान अपना काम करे, हम यहाँ बैठ के वो बोलें जो बोलना चाहिए। ये बड़ा अच्छा जुमला है, चाहिए। ये बड़ा आसान सा जुमला होता है, कह दें कि ये होना चाहिए। मैं भी कर रखा है और ये काम होना चाहिए। मैं भी ये दो जुमले बड़े वजनी है पाकिस्तान में। मैं भी यही कहता हूँ, सियासतदान भी ये कहता है, हुक्मरान भी ये कहता है, जज भी यही कहता है। तो करना किसने है? चाहिए से मुराद ये होता है मैंने नहीं करना, किसी और ने करना। तो वो करने वाला कौन है? ये पहले हमें इस बात का फैसला अपनी जिम्मेदारी का खुद। जिस दिन नदीम मलिक हम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने वाले 10% लोग भी हम में से हो गए, मुआशरा बदल जाएगा। इसलिए कि सारा मुआशरा बिनहसुल कौम बदला नहीं करता, उसमें चंद लोग ही होते हैं, वो 5, 7, 10%, 15% बहुत बड़ी तादाद होती है, वो मुआशरों को कहीं से कहीं ले जाते हैं। मसला ये है कि सच बोलना चाहिए, कोई दूसरी राय नहीं है। तारीख़ में हमेशा सच बोलने की तलकीन हुई है, मज़हब भी इसी बात की तलकीन करता है और आम दुनिया का समाज भी यही करता है, दुनिया का इल्म भी, फ़लसफ़े भी यही तालीम देते हैं। लेकिन ये हर दौर में बोलना मुश्किल रहा है, ये भी एक अपनी जगह तारीख है। सो आप ज़रूरी सच बोल लें उतना ही काफ़ी है, ज़रूरी सच बोल लें। और ये भी मलिक साहब ज़रूरी है कि हम जब समाज में रहते हैं, एक टोटलिटी लाइफ जो एक आपकी निजी ज़िंदगी नहीं है,
बल्कि आप कौमी ज़िंदगी में हैं, आप माशरती ज़िंदगी में हैं, तो वहाँ फिर आपका अपना सच नहीं होता, उस सच के कुछ दायरे कायम कर दिए जाते हैं। मैं समझता हूँ एक बात सच है तो मुझे पहले अपने सच को डिटर्मिन करना होगा, तब उसको बयान करना होगा। इसलिए कि अगर मेरा सच किसी दूसरे को हर्ट करता है और मेरा सच मेरी हद तक तो दुरुस्त है, यानी मेरी इन्फॉर्मेशन तक, लेकिन वो एक्चुअल दुरुस्त नहीं है और दूसरे को तकलीफ़ देता है, या उससे कोई और हर्ट होता है या कौमी मफाद हर्ट होता है, तो यकीनन ऐसी चीज़ों के लिए कुछ दायरे खींच दिए जिनको कानून कहते हैं। सो हमें ये बात ज़रूर समझनी चाहिए। सारी दुनिया में बहुत सारी आज़ादियाँ हैं, कुछ ममालिक वो हैं जहाँ आज़ादियों से ज़्यादा आज़ादियाँ हैं, जो हमें आइन में दी गई से ज़्यादा आज़ादियाँ हैं, लेकिन वहाँ भी आज़ादियों के ऊपर कुछ कदगने हैं। कदगनों के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं। वहाँ पे ना उनको जो उन आज़ादियों को या इस सच्चाइयों को जांचने वाले कवानीन होते हैं, अगर वो कोई मिसयूज़ करता है, उन आज़ादियों को अब्यूज़ करता है, तो फिर डेफेमेटरी लॉज है या अदरवाइज लॉज मौजूद है। हमारी रियासत के अंदर ना तो वो कानून है, जज साहिबान के अपने केसेस आ गए हैं तो अब सब बड़ा तेज़ी से काम हो गया है। यही बातें आप भी कहते रहे, मैं भी कहता रहा, हम चीखते रहे, हमारी कोई नहीं किसी ने सुनी। आज भी मुल्क के अंदर ऐसा कुछ होता रहा है। देखना ये चाहिए कि मुल्क के अंदर कानून सब के लिए बराबर हो। आज जो अदालत, मुझे बहुत अदब के साथ मुझे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एहतराम है और मुझे इमरान खान साहब से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, मैं उनका नाम भी लेता हूँ और मेरे पे कदगन नहीं लगेगी, मैं नहीं रुकूंगा इस बात से। मेरा सवाल यह है कि इमरान खान को जो फैसिलिटी आज सुप्रीम कोर्ट ने दी, क्या इस मुल्क के बाकी शहरियों को भी ये फैसिलिटी दी जाएगी? अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ये एक्सेप्शन क्रिएट कर रही है तो फिर उसको चाहिए कि वो अपने आप को देख ले, वो एक्सेप्शन वो ट्रेडिशन फॉलो करे जो बाकी सब के लिए भी हो। ये नहीं हो सकता कि आप बहुत पॉपुलर, बड़े अच्छे, वेरी गुड, उनके साथ बड़ी जाती नहीं है, गवर्नमेंट का क्या मार्शल, इसको एक तरफ रखिए। अगर आपने कोई प्रेसिडेंट कायम करनी है, इंसाफ का बोलबाला कराना है, तो हजूर उस बोलबाला के लिए फिर कम अज़ कम देखिए ना, मतलब मेरा मसला क्या है, यहाँ बैठे हम 3 लोगों का क्या मसला है? ये दोनों मुझसे ज़रा तगड़े लोग हैं, मैं कमज़ोर आदमी हूँ। हमारा मसला क्या होता है? हमें तो मजबूरी होती है, हम अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ नहीं बोलते। उनके कई गलत बातें होती हैं, कई उनके गलत फ़ैसले होते हैं, उस पर भी तनकीद अंदर बैठ के कर लेते हैं, यहाँ नहीं कर सकते। हल्के की मजबूरियाँ होती हैं, लोगों ने वोट दिए होते हैं, आइंदा फिर वोट लेने हैं। हमें किसी असूल के तहत वोट मिलते हैं क्या? फतेहाना साहब को मिलते होंगे, खुर्रम साहब को शायद मिल जाते होंगे, मुझे तो वही लोगों के काम करके वोट मिलते हैं और गलत काम करके भी वोट मिलते हैं, और बल्कि ज़्यादा मिलते हैं। अगर मैं कहूँ कि जी मैंने तो सच बोलना है और मैंने गलत काम नहीं करना, तो फिर मुझे सियासत के अलावा कुछ और करना पड़ेगा। यहाँ वो नहीं। अभी अब जिस समाज में रह रहे हैं उसी के अब जो मेरिट्स है उसी के मुताबिक चलना होगा। सो हमें सब कुछ कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन जज साहिबान के ऊपर ऐसी कोई कदगने नहीं है। 65 साल की उम्र तक जब रिटायर होंगे तो वो पेंशन के साथ होंगे, उनको जनरल प्रोटेक्शन मुझसे ज़्यादा अवेलेबल होगी और उनके पास बहुत सारे सहारे मौजूद होंगे। लिहाजा उनसे तवक्को की जाती है, जिस तरह मुझसे तवक्को की जाती है सियासी कारकुन, कि मैं आगे बढ़ के लोगों के हकूक़ का निगहबान बनूं और सच बोलूं। आपसे ये तवक्को की जाती है कि आप कौम को सही खबर दें। इसी तरह एक जज से और आला ओहदे पे बैठे जज से ये तवक्को की जाती है कि फिर वो अपने पाँव पे वज़न डालें और वहाँ बैठ के सच बोलें। अभी पाँव पे वज़न डालने की कुछ जजों ने कोशिश की है खुर्रम साहब, और जो 6 जजों ने ख़त लिखा वो भी ज़ेर ताब है। काजी साहब ने फैज़ाबाद धरने पे फ़ैसला लिखा था, तो पीटीआई वालों ने उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल करके जो कुछ किया था वो भी हमारे सामने। अभी भी कोई हिम्मत करेगा तो उसके साथ यही होगा, मेरा नहीं ख्याल है इससे मुख्तलिफ होगा। वज़न डाल के पाँव में जज खड़ा रह सकेंगे? अभी जो कुछ हो रहा है हमें नज़र आ रहा है क्या हो रहा है। और साहब, लेकिन आज का सच कल के सच से अलहदा करके समझा नहीं जा सकता ना। अब कल का सच ये था कि आज जो 2 आज भी मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हैं, उनमें से एक ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा था कि ये एक इम्पीरियल जुडिशरी है, ये साम्राज्य सुप्रीम कोर्ट है। जैसे सत्तर साहब अभी बैठे। हाँ बैठे। और उन्होंने जैसे सत्तर मेरा ने लिखा था, अब आपने नाम खोल दिया, उन्होंने कहा था ये इंसाफ की कबा पहने सियासतदान है, दीज आर पॉलिटिशियंस इन रोब्स। अब वो क्या, इन 6 जजों के ख़त लिखने से वो इम्पीरियल सुप्रीम कोर्ट हवा में तहलील हो गया, या वो जो पॉलिटिशियंस इन रोब्स थे वो अब नहीं रहे। तो लिहाजा जो अदलिया की खुद मुख्तारी है, अब क्या खुद मुख्तारी का तयन इस पर होगा
कि बजाय ये कि वो आवाम के लूटे हुए 70 अरब रुपए वापस करवाने की काविश में कानून को सपोर्ट करते, उन्होंने खुद मुख्तारी का इयादा करते हुए उस मुजरिम को ही जमानत दे दी। बड़ा तलख हकीकत है कि पाकिस्तान के इस वक्त कोई इदारा अखलाकी पेडेस्टल पर खड़ा होने का दावेदार नहीं हो सकता, किसी दूसरे को भाषण भी नहीं दे सकता, और अदलिया उसमें शामिल है। हम तो खैर पहले से मतून हैं, हम सारे जो मुंतखब सियासतदान हैं या सियासी जमातें हैं, लेकिन कोई भी इदारा, आई मीन जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, फौज, कोई किसी को भाषण नहीं दे सकता कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। लेकिन खुर्रम साहब, यहाँ 6 जजों के ख़त को पहले ले लें, उन्होंने स्पेसिफिक एग्जांपल्स दी। शौकत सिद्दीकी वाला जो वाक़या है वो अब 6 जजों ने दोहराया कि हमारे साथ ये काम हो चुका है, फ़ाइज़ ईसा के साथ हमने ये काम होते देखा है। इनको भी तो इंसाफ मिलना चाहिए और उनको तकवीयत मिलनी चाहिए कि आप लोग उनको सपोर्ट करेंगे अगर वो सच बोलने की कोशिश मैं एग्री करता हूँ, लेकिन फिर जब जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी के साथ ये हो रहा था तो हु वाज द चीफ जस्टिस एट द इस्लामाबाद हाई कोर्ट? अनवर कासी साहब थे। हाँ, उनको फिर क्यों नहीं पकड़ा गया? वो कहाँ हैं? या वो लोग जिन्होंने अब ये वो बानी चेयरमैन साहब जो हैं, जिन्होंने काजी फैज़ पर रेफरेंस किया था पूरा, जिनके दस्तखत हैं उस रेफरेंस के ऊपर, उन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया? या शौकत अजीज सिद्दीकी को डिसमिस करने वाले जुडिशल कमीशन के जो मेंबरान थे जिन्होंने वो नाइंसाफ़ी की, उनका कहाँ एहतसाब है? देखिए जी, 1947 से लेकर आज तक तो जस्टिस मुनीर से लेकर आप सारे जजों को फाइन नहीं लगा सकते, लेकिन किसी दिन तो लकीर डाल दें कि आज से हमने ये काम बेहतर तरीके से करना है। यही तो बात है कि अगर तो जज साहिबान जो कि बड़े फाजिल हैं, लेकिन अब अगर वो अचानक ये समझते हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो एक खत लिख कर अदलिया की स्याह तारीख के ऊपर सफ़ेदी हो जाएगी, तो ये नहीं होगा। अदलिया की एक स्याह तारीख है, उसको एडजस्ट करना है। और मैं फिर कहूँगा जुडिशल इंडिपेंडेंस, मुझे ज़्यादा खुशी होगी, मतलब मिसिंग पर्सन केस का अपने हवाला दिया, यस उसमें आनी चाहिए, और जो ह्यूमन राइट्स के केसेस उसमें आनी चाहिए, लेकिन जब जुडिशरी पार्लियामान वाले क्यों नहीं खड़े होते? अहमद फरहाद जो एब्सोल्युटली इस्लामाबाद का केस है ना, तो आप लोगों ने क्यों नहीं उठाया पार्लियामान के अंदर? पार्लियामेंट इन सेशन थी, ये है हमारी गलती है। एक बंदा मिसिंग हो ना 25 करोड़ में से, तो आपको आवाज उठानी चाहिए। कैपिटल में से मिसिंग है, सबको इतराफ करना चाहिए का लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा थी। ये हमारा फर्ज है कि हम ये आवाज़ उठाएं, लेकिन एज आई सेड, अब अगर वो जज साहिबान जिन्होंने पार्लियामान का बनाया हुआ एक्ट जो है आखिरी दिन आके जो है वो उसको सेट असाइड कर दिया, या जिन्होंने अपना फैसला उल्ट कर अगस्त 2022 में पंजाब हुकूमत उल्ट दी, उनका क्या एहतसाब है? उनको किसी ने पूछा है? कोई नहीं पूछेगा उनसे। हम तो देखें ना, अपनी पिछली नस्लों का जवाब दे रहे हैं और हमारी आने वाली नस्लें हमारा जवाब देंगी, क्योंकि हम मुंतखब सियासतदान हैं। पाकिस्तान के साथ बदतरीन खिलवाड़ अदलिया ने भी किया है, दूसरे इदारों ने भी किया है, उनकी किसी तरह से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ हम लोग की है जो यहाँ बैठे हैं। फतेहाना साहब, सुबह वाडा साहब की तलबी है कंटेम्प्ट केस के अंदर, लेकिन आई विश के सुप्रीम कोर्ट सजा की तरफ ना जाए, क्योंकि इससे किसी को बोलने का रास्ता भी बंद होता है। किसी की कंटेम्प्ट भी नहीं करनी चाहिए जजेस की, लेकिन बोलने का रास्ता भी नहीं बंद करना चाहिए। लेकिन कोई तरीकाकार तो वजह करे ना कि अदलिया भी तगड़ी होकर खड़ी हो, सच बोले, और अगर कोई गलत काम करके गया। 63A का जो फैसला था सर, बंदयाल साहब की कोर्ट ने किया हुआ है, वो आइन में नहीं था लिखा हुआ, मावरा आइन फैसला था, लेकिन अदालत हमारी कर गई, मर्जी है उसकी। देखें दी मलिक साहब, गुजारिश ये है कि हर इदारे को, हर शख्स को, हर फ़र्द को खुद एहतसाबी करनी चाहिए। और माजी में तो पिछले 75 सालों में जो कुछ हो रहा है वो सारी कौम जानती है। उसकी ये आज झलक है कि 12 अरब डॉलर दुबई में पहुंच गया पाकिस्तानियों का, और वो 17,000 पाकिस्तानी। ये क्या है? क्योंकि पिछले 75 सालों में 1947 के बाद दूसरी बड़ी हिजरत पिछले 2 सालों में हुई है। अच्छे भले बिजनेसमैन और सनतकार अपनी फैक्ट्रियाँ बेचकर, इमिग्रेशन लेकर बच्चों समेत पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले गए। जो कोई ज़्यादा पढ़े लिखे थे वो दूर चले गए, जो करीब थे वो दुबई रुक गए। तो 5 लाख टेक्नोक्रेट्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स, IT स्पेशलिस्ट मुल्क छोड़ गए। लाखों बच्चा पाकिस्तान छोड़कर सर पाकिस्तान के हालात में जो पैदा किए हुए हैं, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे? नहीं, वो तो नौकरी पे थे। जो टेक्नोक्रेट थे वो सारे बरसे रोज़गार थे, बेरोज़गार नहीं थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे। फतेहाना साहब, ये पनामा पेपर्स के बाद ना एक मौका आया था, 444 लोगों के नाम आए थे।
हमने उस मौके को गनीमत जाना कि नवाज शरीफ को फंदा डालो, इसको जेल में डालो, सजा दो। हमने उसके बाद उसके ऊपर काम ही नहीं किया। उस ज़माने में सुप्रीम कोर्ट इतनी लंबे लंबे नंबर बताती थी, 15 अरब डॉलर की यहाँ से 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होगी, उसके बाद किसी को याद नहीं आया। नहीं नदीम भाई, असल इशू ये है कि मिसट्रस्ट जो है ना पाकिस्तान के अंदर, अगर आप लोगों को इंसाफ नहीं देंगे, जानो माल की, या कोई कच्चे के डाकू हैं, कोई पक्के के डाकू हैं, कोई शख्स महफूज कहाँ हैं, कितने लोग कत्ल हो रहे हैं कराची में, सिंध में, पंजाब में, और ना कोई कातिल मिलता है, ना कोई दहशतगर्द मिलता है, ना यहाँ पे किडनैपिंग हो रही है, अगवा बराए तवान, और जो रेप के वाक़यात हो रहे हैं, एक लंबी सीरीज़ है बदअमनी की, नाइंसाफ़ी की, जुल्म की। तो मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि इस पर कौम कार फर्द अपना रोल अदा करे, तमाम इदारे अपना रोल अदा करें, क्योंकि 12 अरब डॉलर जो बाहर गया है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जब तक लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, लोग क्यों मुल्क में रहेंगे? बददिली से लोग बाहर जाते हैं। तो पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर अदालतें लोगों को बिला तफरीक इंसाफ फराहम करें। इसमें बार एसोसिएशन को भी सियासत से हट के अदलिया के साथ खड़ा होना चाहिए, और पाकिस्तान की आवाम को भी और अदलिया को भी चाहिए कि वो भी अपने फ़ैसलों में कहीं झलक नज़र ना आए कि वो किसी दबाव में है या किसी सियासी दबाव में है या ज़ाती मुफादात के तहत हैं। एक वक्त आखिर देखें ना, ये सारा सिस्टम चल रहा है, आगे की तरफ हम जा रहे हैं, इस्लाह की जानब जा रहे हैं। तो ये एक सर इस्लाह का तो रास्ता मुझे अभी तक नज़र नहीं आया। अभी तो अफरा तफरी, आफ्टर ऑल देखा हिस्ट्री का मौरख लिख रहा है ना, अनारकी है, अनारकी इस वक्त मुल्क है। मैं अर्ज़ करूँ ना, ये मौरख लिख रहा है ना, अभी तक जस्टिस मुनीर का नाम, जस्टिस नसीम हसन शाह का नाम अभी नए फैसले के बाद अच्छे वाले नाम नहीं है जो आप मेंशन कर रहे हैं। एक के ऊपर वज़ीर आज़म को फंदे पे चढ़ाने का इल्ज़ाम है, दूसरे को आइन का हुरिया बिगाड़ने का इल्ज़ाम है। ब्रेक करीब आ गई है जी, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ है प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ है इम्प्लोजन या इम्प्लोड करना। तो पाकिस्तानी जो मुआशरा है इस वक्त तो इम्प्लोड कर रहा है, या कह लें कि हम दाखिली तौर पर इन्हदाम का, टूट फूट का शिकार है। और ये टूट फूट हमारी इंटरनल डिवीजन इतनी ज़्यादा है, पोलराइज वर्ल्ड है, सारे एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं, सारे पूरा मुआशरा, आधे इधर हैं, आधे इधर हैं, दो उधर खड़े हैं, दो उधर खड़े हैं, और सारों को एक दूसरे के ऊपर शक है कि दूसरा काम गलत कर रहा है। ख़ुद को वो समझते हैं वो पवित्र है और दूसरा गलत कर रहा है। और ये इम्प्लोजन इतनी तेज़ी से है कि डर ये लगता है कि किसी दिन ये पटाखा कुछ ऐसा ना फट जाए कि मामला हाथ से ना निकल जाए। और कुछ लोगों को अभी गलत फहमी है कि उनके कंट्रोल में, बस में सारा कुछ। और मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि ये मिस्टेक है, ये ख़ुद पर इतना ज़्यादा भरोसा मत रखें। 25 करोड़ का मुल्क जब इम्प्लोड करे तो संभाला नहीं जाता। हमें आंखें खोल के कुछ दुरुस्त चीज़ें करने की, दुरुस्त फैसले लेने की ज़रूरत है। कायरा साहब, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जज जर्नैलों से लड़ जाएँ या जर्नैल जजों से लड़ जाएँ, या वो सारे मिल के आप लोगों से लड़ जाएँ, हर सूरत में तबाही पाकिस्तान की है। लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है भुगत रहे हैं, पिस गए चक्की के नीचे। आधी से ज़्यादा आबादी हमने गरीब कर दी है पिछले चंद सालों में। मुझे तो दुरुस्तगी वाली कोई राह नज़र नहीं आ रही अभी। मलिक साहब, बड़ा एहतराम है जज साहबान का, करना चाहिए। जज साहबान को सारी जहान की प्रोटेक्शन इसीलिए दी जाती है। सवाल ये है कि जज किससे शिकायत कर रहे हैं। मैं तो शिकायत करूंगा उनसे कि मुझे पुलिस इंसाफ नहीं देती, मुझे हुकूमत इंसाफ नहीं देती, मुझे मीडिया इंसाफ नहीं देता, और मेरे साथ जुल्म हुआ है, इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो रही, और अल्टीमेटली मैंने जज की अदालत में जाना है और मुझे वहाँ से इंसाफ मिल रहा है। किसी और ने जाना है तो भी जज के पास जाना है, जज ने जाना है तो भी अपने पास ही जाना है, क्योंकि फैसला तो उसने करना है। जज का फैसला मैंने तो नहीं करना, आपने तो नहीं करना। आप कह रहे हैं पार्लियामेंट तो नहीं करना। जज क्यों शिकायतें कर रहे हैं, क्यों FIR लगवा रहे हैं? सच फैसला क्यों नहीं सुनाते? अमल ना हो देखा जाएगा। आप फैसले से बोलें ना। जजेस यहाँ तकरीरें करके बोलते हैं, फैसलों से नहीं बोलते। फैसले कीजिए। अगर इन जज साहब, मेरी राय, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन इन जज साहबान को अगर शिकवे शिकायतें थी तो उनको बाकायदा नोटिस देकर बुलाना चाहिए था, और अदम पैरवी की सूरत में फिर सजा देनी चाहिए थी, फैसला सुना देते। ये क्या, वो खुद कह रहे हैं हम बेबस हैं, और ऊपर वाले जज को कह रहे हैं कि आप बैठ के हमारा फैसला सुनाएं। वो जज नहीं है, आप बेबस हैं। आप भी उतना ही पावरफुल है। हाई कोर्ट का जज उतना ही बैठते आ रहा है जितना सुप्रीम कोर्ट का जज है। उससे क्या मांग रहे हैं, क्या मिल जाएगा? बड़ी अजीब बात है। सवाल ये कायरा साहब, इस वक्त सारी हाई कोर्ट से खत लिख चुकी हैं। मैं तो क्या कह रहा हूँ, आपको ये सोचना पड़ेगा कि कुछ ऐसा गलत हो रहा है। सर हाई कोर्ट, मैं ये नहीं कह रहा गलती हो रहा, और हम इसे मानने से इनकार करें तो ये कबूतर की तरह आंखें बंद करने वाली बात है। नहीं कह रहा कि गलत नहीं हो रहा, कत्तन नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो वो किसको हाथ लिख रहे हैं? चीफ जस्टिस साहब को। वो भी जज है ना, उन्हीं जैसे जज है। एक जज दूसरे जज को कह रहा है मुझे इंसाफ दो, मुझे इंसाफ लेके दो। तो जो उस जज के पास इख्तियार है वो आपके पास भी है।
सर ये मैं उनको ये नहीं कह रहा। हाँ, अब सवाल ये है कि क्या किया जाए। इदारों के दरमियान तो डायलॉग होता नहीं है बैठ के। ये तो नहीं होता कि इदारों के हेड्स बैठेंगे और बैठ के डायलॉग करेंगे और कि हमने कानून पे अमल करना है, ये करना है वो। और ये भी नहीं हो सकता कि हम और आप सरमन दें, हम सारों को जाके खाना काबा ले जाएं और खाना काबा में खड़े करके इनसे हलफ दिलवाएं कि अच्छा भाई अब तुम आइंदा कानून पे चलोगे। हम सारे हज करने जाते हैं, दुआएं मांग मांग के वापस आ जाते हैं, ईमान तो नहीं बदलते। तो क्या इनको बदल लेंगे हम? दुनिया की तारीख में यही एक तरीका हुआ है कि लोगों ने खड़े होकर अपने हकूक़ की दिफा किया है, लड़ाई लड़ी है। लोगों को सियासी जमात आपके ख्याल में जजों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने को? जजों के नहीं, सिर्फ जजों को नहीं, समाज को। ताकत लोग होते हैं ना, इदारों के पास हथियार होते हैं, पुलिस के पास, फौज के पास। फिर क्योस तो है, वो तो उधर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्योस से अगर रुकना है तो ये मेरे और आपके लेक्चर से या किसी प्रोग्राम से या किसी नहीं सर, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर हमने बोलना है, अपनी अपनी ड्यूटी तो कर रहे हैं, लेकिन हमें इससे आगे बढ़ना है। समाज ने मलिक साहब, एक जज ने हिम्मत की, शौकत अजीज सिद्दीकी ने, उसको उसके साथी जजों ने बाहर निकाल दिया। मैंने बाहर निकाला, पार्लियामान के फैसले से वो क्या था या इंतजामिया के फैसले से क्या था? उसको अपने उसके जजों, वो वाहिद शख्स जिसने नेम एंड शेम किया कि उसने कहा कि ये बंदा आया मेरे घर पर आया, उसने मुझे ये बात की, ये शख्स जिम्मेदार था, उसको उसके साथी जज। अभी भी 6 जजों ने यही काम किया। हाँ ठीक है, मुख्तलिफ काम नहीं किया। हाँ। और मेरा ख्याल है कि उनका अंजाम कार कोशिश हो रही है कि उसी तरह का हो जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी का हुआ था। मेरी इस्तदाई, आपकी हुकूमत भी उसमें शामिल है। मेरी इस्तदाई ये है कि फिर अगर ये भारी पत्थर उठाना है खुद मुख्तारी का, फिर इन 6 जजों में से किसी एक या 2 को अपनी अदालत में ये केस खुद चलाना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप खतबाजी से आज़ादियाँ कभी नहीं ली गई। खतों से होगा नहीं, सिर्फ आपने रजिस्टर किया मामला, अब तो फैसला करना पड़ेगा। या तो फिर ये 2 तरीके हैं, या तो फिर शौकत सिद्दीकी की तरह सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटिशनर बन जाए। उन्होंने पूरा केस लड़ा है, ये नहीं है वो जुडिशल कमीशन के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने केस लड़ के काजी निकाले जाने के खिलाफ लड़ा। काजी फाइज ईसा ने अपने रेफरेंस के खिलाफ उन्हें खुद खड़ा होना पड़ गया अपने साथी जजों के सामने, आंखों में आंखें डालकर कहा कि आप ये गलत करने लगे। तो अब सिर्फ खत लिखने से तो काम नहीं होगा ना। और यही मैं कहूँगा कि अगर अखलाकी पेडेस्टल की सीढ़ियाँ चढ़नी है तो फिर इस तरह ये नहीं हो सकता कि फिर आपको खतरा कोई मोल ना सर, पाकिस्तान में पता चाहिए। हाँ, डॉक्टर शाहिद मसूद को हथकड़ियाँ लगा के तो कई महीने ज़मानत नहीं थी मिल रही। इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, मैं उस केस में कौन कौन जज था उनका नाम नहीं लेता। अभी भी कोई 2 जर्नलिस्ट साथी हैं, एक हमारे शायद तल्ला साहब हैं, उनको भी नोटिस हुआ। मैं सख्त उस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। आप ज़ुबान बंदी की कोशिश कर रहे हैं, आपको इंसाफ की कोशिश करनी चाहिए, ज़ुबान बंदी की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जजों को जहाँ हक सच में पूरा आप लोगों को साथ देना चाहिए। यस, तो अब कोई अगर केस चलाएगा तो सब खड़े होंगे साथ। नहीं, आप नहीं खड़े होंगे। हाँ, क्यों नहीं खड़े होंगे? आप लोग फैसिलिटेट करेंगे। ये पाकिस्तान में ट्रेडिशन रही है कि जो इक़्तिदार में बैठा होता है, इमरान खान ने काजी फायज़ ईसा के ऊपर रेफरेंस फाइल किया था, अब वो 6 जजों की आवाज़ उठा रहा है। ये सूट करता है उसको, उन जजों की अब आवाज़ उठाना। आप लोगों को अब सूट करता है काजी फायज़ ईसा का साथ देना। यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। हम कभी दुरुस्त काम करना चाहते ही नहीं है। नहीं, देखिए ना, मैं यही तो कहता हूँ, दुरुस्तगी हमारी तो 1000 तरीकों से होती है, जेलों से भी होती है, केसों से भी होती है। नहीं, जेलों में आपको विक्टिमाइज किया जाता है, आपकी इस्लाह के लिए जेल में नहीं डाला जाता। हमारे कारोबार और घरों की तबाही के जरिए होती है, ये आपको पनिश किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब अगर ये दुरुस्तगी होनी है, अगर ये फैसला इन 6 बहादुर जजों ने कर लिया है, तो फिर ये भारी पत्थर उठाना पड़ेगा। उठाना तो पड़ेगा, ये नहीं हो सकता कि अगर खड़े नहीं होंगे तो पीछे जाएंगे। ये फतियाना साहब जो है ना, ये भारी पत्थर उठा ले। नहीं, उठाना खुद ही मैंने इनको खत लिख दिया, ये भारी पत्थर उठाए। तो लिहाजा ये अगर आगे बढ़ना है, और दूसरा एक चीज जो इस पूरे डायलॉग में मिसिंग होती है, अदलिया को अपनी, चाहे वो खुद मुख्तारी हम सबको अजीज है उनकी, लेकिन पार्लियामान की, हम चले उसको सुप्रेमेसी नहीं कहते, लेकिन उसकी जो प्रीपोंडरेंस है अदलिया के बारे में कानून साजी की, उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अवाम के लोग जो नुमाइंदे हैं, उनका ये हक और फ़र्ज़ है कि वो अदलिया के बारे में कानून साजी करें। ये आप याद रखें कि हमने जब भी कोशिश की, और कायरा साहब मुझसे बहुत बेहतर इसके गवाह हैं, जब भी हमने कोशिश की कि इसमें दुरुस्तगी आए, रिएक्शन आया अदलिया से। उन्होंने कहा जी आप हमारी खुद मुख्तारी पे। द थिंग इज़, आज भी जुडिशल कमीशन जो है, जो एक आईनी तरमीम के तहत वजूद में आया था,
उसकी असलियत फ़र्क थी। हम पे एक छुरी रखकर उसको इफ्तिखार से डर के मारे तो तरमीम किया नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, ये करनी चाहिए थी मलक साहब। और बात है, एक छोटी सी गुजारिश, ये जो पार्लिमान है ना, मैं इन्हीं की बारी है, मैंने अभी तो इंटरप्ट इसलिए किया कि बातें और निकल जाएगी। पार्लिमान क्या ये इंसाफ का ऐवान है? अभी तो नहीं कर रहा, कभी ये इसने इंसाफ करता है? शायद किया। ये तो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में वो जो कामयाब ममालिक है वहाँ भी पूरी तरह नहीं करता। सो एब्सोल्यूट इंसाफ हमारे जैसे मुल्कों में कहाँ होना है। सो वो हर एक ने अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर इंसाफ की बातें करनी है। लेकिन मैंने पहले भी कहा ना कि इसके लिए समाजी तहरीकों की ज़रूरत है। अपनी क्लास में आप भी चंद लोग हैं, हमारी क्लास में भी चंद पागल होंगे बैठे हुए, बोलते रहेंगे। जी, मैं कमरुज़्ज़मान कैरा साहब और खुर्रम दस्तगीर साहब की बात से फुली इत्तफाक करता हूँ कि अवाम को शऊर और आगाही हासिल करनी चाहिए और अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। इसमें सोशल मीडिया ने बड़ा वाइटल रोल अदा किया है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो छुप जाती थी वो अब छुपाई नहीं जा सकती। एक ये जो सोच है कि सानू की, तो सानू की से अब बात बढ़ेगी नहीं, चलेगी नहीं। तो ज़रूरत इस बात की है कि वैसे भी हमारी अक्सरियत नौजवानों की है। अब तो पहली दफ़ा ख़वातीन में भी बहुत शऊर आया है, नौजवानों में बड़ा शऊर है। और इन हालात में अगर आप चाहें कि इस कौम को फिर माजी में 20 साल पीछे ले जाएं, वो अब हो नहीं सकता। अब हर कदम आगे ही बढ़ना है। तो मैं समझता हूँ कि जिसके भी आप असरात देखना शुरू हो चुके हैं, तो वक्त का तकाजा यही है कि हर शख्स अपना फ़र्ज़ कौमी फरीज़ा अदा करे। सर कहने से नहीं होगा, माजरत के साथ ये कहने से नहीं होगा। मुझे लगता है कि कोई पटाखा ना फट जाए, मुझे खौफ एप्रीहेंशन है मेरी, क्योंकि सीधे सीधा हम लड़ रहे हैं और डंडे से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई काम डंडे से नहीं ठीक हो सकता। डंडा एक किसी हद तक इस्तेमाल में होता है, लेकिन जब आप लार्जर स्केल हो जाए ना तो उसमें आप डंडा काम नहीं आता, उसमें हिकमत काम आती है। सियासतदान भी आपस में डायलॉग करें और तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में डायलॉग करें, मुज़ाकरात करें। आपकी बात दुरुस्त है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तो सबको बैठना चाहिए मुल्क और कौम के मुफाद में, जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए। तो ये वरना टाइम बहुत आगे चला जाएगा। तो यही वक्त है, मेरा ख्याल है कि 2024 का पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक डायलॉग स्टार्ट होना चाहिए और एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ सोशल अपलिफ्टिंग, ह्यूमैनिटी, ये सारी चीज़ें लेकर आगे चलना होगी, तभी ये मुल्क का मुस्तकबिल होगा। बड़ा ख्वाहिशमंद था कि पीटीआई की टॉक्स हों पीपल्स पार्टी से, नून लीग से और सियासतदान हल निकालें, लेकिन मैं अब नाउमीद होता जा रहा हूँ। मुझे लगता यह है कि अब किसी सीधे रास्ते से हमने आगे सीधा नहीं होना। कोई गलत काम होगा, कोई पटाखा फटेगा तो किसी के जिम्मे लगाते हैं। कौन है जिम्मेदार? मेनली हम सारे जिम्मेदार हैं। मैं अपनी जमात की जिम्मे लेने को तैयार हूँ। मेरी जमात की क़यादत हमेशा हर जगह पे खड़े होकर कह चुकी है, 2.5 लाख के लिए गालियाँ खा के भी कह चुकी है, खुर्रम साहब की क़यादत भी कह चुकी है, बाकी जमातें भी। अब अगर इमरान खान साहब जाके फ़ौज से डायलॉग करना चाहते हैं, बिल्कुल वो नहीं से करना, और वो इसलिए कर, आप ज़रा गौर करें वो डिमांड क्या कर रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर और हमारे जैसे मुल्कों के अंदर ग्रोइंग डेमोक्रेसीज़ में इंस्टीट्यूशंस की मुदाखलतें होती हैं और वो आस्ता आस्ता जो आपका लेवल ऑफ डेमोक्रेसी इंक्रीज़ करता है वो बेहतर होता जाता है। लेकिन आज आप डिमांड क्या कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि वो इदारा जिसको मैं ज़िम्मेदारी ठहराता हूँ कि ये सियासत के अंदर मुदाखलत करता है, मेरे इन्होंने वोट छीन लिए, फलां कर लिया, अब मेरे साथ टेबल पे बैठे बात करें, तो आपने उस इदारे को अमलन सर्टिफाई कर दिया, उसको एक पॉलिटिकल पार्टी एंटिटी के तौर पे अपने सामने बिठा के बात करने लगे हैं। आप तो तबाही की दास्तान दिखने लगे, बजाय इसके कि हम उसको कहें कि भाई आप मेहरबानी करें और ये ग्रेजुअली आप इस अमल से बाहर निकल जाएं। हम उसको बाकायदा एक एंटिटी के तौर पे बिठाने लगे हैं। ये डिमांड कर रहे हैं इमरान खान। मैं इमरान खान से मेरा कोई ये नहीं है कि मैं बार बार उनका नाम ले रहा हूँ, लेकिन सवाल ये कि डिमांड क्या हो रहा है। हम तो सारे कह रहे हैं, कब से हम गालियाँ खा रहे हैं। पहले दिन जब 2018 की असम्बली बनी थी उस दिन स्पीचेस उठा लीजिए, हमने उस दिन भी कहा था और गालियाँ पड़ी थी, आज तक कहते हैं और गालियाँ सुनते आ रहे हैं। एक काम करें, आप खान साहब को और फतेहाना साहब दोनों मिलकर खान साहब को बना दें, बाकी जमातों के साथ हम तरला कर लें। सर इमरान खान को जिन्होंने इस राह के ऊपर ट्रेंड किया था कि ओए नवाज शरीफ डाकू, सबसे ज्यादा इस वक्त मुश्किल में वही है सर, होंगे। और ये प्रॉब्लम है, जब तक हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो कल को कोई और निकलेगा, ओए इमरान खान, ओए नवाज शरीफ, ओए जरदारी, कोई और निकलेगा, लेकिन हम सीधे नहीं होंगे इस तरीके से। लफ्ज़ बदल जाएंगे ना, लफ्ज़ बदल के आप बातें करते हैं। जो इस वक्त की ऑपोजिशन है, हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सर डेमोक्रेसी माजरत के साथ, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस हम इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अपनी पसंद का इंपोज कर रहे हैं, इंपोज कर रहे हैं। आप ज्यादा पीछे नहीं जाते, 18 साल पीछे जाते हैं। 2006 में जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो और मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, वो क्या था?
सर इट वाज नॉट ए परफेक्ट मॉडल। साइन होने के बाद दुबई में बीबी के मुशर्रफ से मुज़ाकरात हो रहे थे। मॉडल की बात नहीं कर रहा थी। वो क्या था? वो ये था कि हम एक दूसरे के हरीफ हैं, दुश्मन नहीं है। हम एक दूसरे को ख़त्म नहीं करना, एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करना है, मुखालफत करते हुए, हरीफ होते हुए। ये बात अभी बानी चेयरमैन को समझ नहीं आई। वो अभी भी अपने घोड़े पर बैठे हैं और कहते हैं कि मेरे अलावा सब डाकू हैं, चोर हैं, जानवर हैं, गद्दार हैं, काफिर हैं। अब वो जो बाहमी एहतराम जो 18 साल पहले हमारे लीडरों ने आपस में डिस्कवर किया था बहुत मार खाने के बाद, जब तक ये भी उसको डिस्कवर नहीं करते बात नहीं हो सकती। एहतराम करना पड़ेगा। ठीक है, इन्हें 31% वोट पड़ा है, पर 69% वोट उनके खिलाफ भी तो पड़ा है। अब वो जो 69% वोट यहां बैठा हुआ है, उसकी कोई एहतराम नहीं है, उसका कोई तौकीर नहीं है, उसका कोई जो है तकद्दुस नहीं है। एक दूसरे के जो अवामी, और ये नहीं है कि जो है कायरा साहब की कोई खास इज्जत करनी है इन्होंने या मेरी खास, उस वोटर की, पाकिस्तानी वोटर खातून मर्द की इज्जत करनी है जिसने हमें वोट डाले। बामी एहतराम अगर हम मानेंगे तो हम आगे चल सकेंगे। और जिस प्रॉब्लम की तरफ बार बार इशारा करते हैं उसको एड्रेस करना शुरू होंगे। और एक बात कह दूं जो इनकी जो बहुत बड़ा इशू है, मुहज़्ज़ब गुफ्तगू सियासत में इनके ख्याल में मिली भगत और मुकमुका है। ये बात हमने बड़ी मुश्किल से सीखी है कि हम एक दूसरे की मुखालफत करेंगे। हम भी ऐसे ही हैं, हम हमारी जमातों के अंदर भी हमारे ये जो बाहमी एहतराम है, जब तक हम इसको नहीं मानते तो फिर हम अदलिया की भी, देखिए अदलिया की खुद मुख्तारी की भी आखिरी जो उस हिफाजत है ना, पार्लियामान है, खुद नहीं। देखिए मैं तो एक तो खुर्रम दस्तगीर साहब और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने 47 बदलवाया नहीं और रिज़ल्ट को कबूल किया। अगर तो फार्म 45 पे जाएं तो हम 70% पे हैं, 47 पे जाएं तो हम कम हो जाते हैं। चलो 30% का भी एहतराम कर दीजिए, 70 रख लीजिए, 30 का तो एहतराम है ना। नंबर 2, मैं समझता हूँ कि समझने में गलतफहमी हो रही है। इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी डायलॉग का रास्ता बंद नहीं किया। हम हर शख्स के साथ, हर जमात के साथ, हर इदारे के साथ पाकिस्तान के अवाम के मफाद की खातर, मुल्क की सालमियत की खातर, आइन और कानून की बालादस्ती की मुताबिक की खातर, जो जेलों में बंद पड़े हुए हैं 1-1 साल से लोग, उनकी रिहाई की खातर हम हर एक से डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। एक जुमला इमरान खान से कहलवा दीजिए। एक नहीं, उनका जुमला एक ही है, पीपल्स पार्टी और नून लीग से नहीं, ये क्या है ना, आप कहते हैं मुज़ाकरात, आप एक जुमला उनसे कहलवा दीजिए। नहीं कहेंगे, आप कहें मैं कहूँ, इसकी क्या हैसियत होती है? सवाल यह है कि वो करें। रियाज फतेहाना साहब, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।